लेट्स स्टार्ट जो हमारा आज का टॉपिक था। तो दैट वाज बेसिकली समथिंग के इवेंचुअली साइबर सिक्योरिटी अनलॉक्ड ऑफेंस मीट्स डिफेंस, राइट? तो मूविंग फर्दर, इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आती है? क्या स्क्रीन विजिबल है आपको? इस पिक्चर को देख के यस सर, आपको विजिबल क्या है। चीज समझ आ रही है? जी, कैन एनीवन जस्ट एक्सप्लेन? सर इसमें सिक्योरिटी। नहीं नहीं, सिक्योरिटी तो नहीं है, ये तो किसी मूवी का इसमें सीन है जहाँ पे हमारे दो साथ वो साथ लड़ इसमें रही हैं। दो 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 मध्य मुकाबिल लोग हैं और वो अपने डिफेंस के लिए एक तरफ से हमला हो रहा है और दूसरा अपना डिफेंस मेंटेन करके खड़ा है। मेंटेन करके खड़ा, बिल्कुल। तो एक दफा का जिक्र है कि एक राया में दो बादशाह रहते थे। एक का नाम था शेर खान, एक का नाम था आलम खान। तो शेर खान जो था वो बड़ा ही जालिम किस्म का बादशाह था, अपनी राय पर बहुत जुल्म करता था। तो आलिम खान ने सोचा कि क्यों ना हम शेर खान के ऊपर हमला करते हैं और इसको शिकस्त का निशाना बनाते हैं। तो इवेंचुअली उन दोनों बादशाहों के दरमियान लड़ाई होगी। तो साइबर सिक्योरिटी में भी इवेंचुअली मेजरली दो पोस्टर्स होते हैं। व्हेन वी से कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो मेजर हमारी फील्ड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, देन हमारे पास फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, जो हमारे कोर जो सीएस होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर फर्दर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो दो पोस्टर्स हमें नजर आते हैं। एक होता है ऑफेंस, एक होता है डिफेंस। ऑफेंसिव पोस्टर जो होता है वो रेड टीमिंग होती है, इसी तरह से डिफेंसिव पोस्टर जो होता है ब्लू टीमिंग होती है। तो जब भी कोई 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 साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करता है, इधर दे आर गोइंग टू इनटू द ऑफेंसिव सिक्योरिटी और इधर दे आर गोइंग टू इनटू द डिफेंसिव सिक्योरिटी। या वो अपने आप को रेड टीम का पार्ट बनाते हैं या वो अपने आप को ब्लू टीम का पार्ट बनाते हैं। तो रेड टीम के अंदर इवेंचुअली इन्होंने अटैक करना होता है, ब्लू टीम ने डिफेंड करना होता है। सो offensive teams are being trained on the mindset of how we can break it, and defensive teams are being trained on the mindset of how we can protect it. तो मेजरली अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी में दो पोस्टर्स होते हैं और बाकी की सारी जो चीजें हैं इन्हीं के नीचे डिवाइड होती हैं। तो रेड टीमिंग के अंदर हम पेनिट्रेट करते हैं, हम अटैक करते हैं, हम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और एट द एंड इवेंचुअली हम सिस्टम को कंप्रोमाइज करते हैं। और ऑन द अनदर हैंड ब्लू टीमिंग, जिन्होंने डिफेंड करना है, जिन्होंने जो है वो लॉग्स को एनालाइज करना है, मॉनिटरिंग करनी है, और वो सारी एफर्ट जो वो कर सकते हैं एक डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से, उन्होंने वो सारी करनी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी। सिंस हम थोड़ा सा बेस से स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली आप कोई ऐसा बिजनेस मुझे बता सकते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर का यूजेज ना हो, या जिसके अंदर डेटाबेसिस का या जो डिजिटलाइज ना हो? एनी बिजनेस, you will hardly find any business, any educational institute, any industry। अगर आप अब तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सी चीज़ों को हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर आप मैन्युफैक्चरिंग देख लें, ऑटोमोबाइल्स देख लें, आप हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर कंप्यूटराइज्ड और उस तरह से चल रही हैं। इनफैक्ट इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो ड्राइवरलेस ट्रेन्स हैं, वहाँ पे जो कार्स यूज हो रही हैं, टेस्ला एंड ऑल दैट, वो ड्राइवरलेस कार्स हैं, राइट? तो why there is need for cyber security? because हम हर जगह पे टेक्नोलॉजी को इनबाउंड किए जा रहे हैं। हमारा घर है, घर के अंदर मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। IoTs जो है वो इम्प्लांट किए जा रहे हैं। आउट ऑफ द वे अगर हम बात करें तो जो है हमारी एक लाइफ है वो प्रॉपरली डिपेंड हो चुकी है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, वहां की तरफ हम जा रहे हैं, राइट? तो
अगर हम हर चीज के अंदर सिक्योरिटी को जो है वो टेक्नोलॉजी को बिल्ट इन करते जा रहे हैं, तो उसके साथ उसके उसके अटैक्स भी होते हैं, उसके थ्रेट्स भी होते हैं, बिकॉज बैड एक्टर्स आर एवरीवेयर। और जितना ज्यादा हम डिजिटलाइज करते जाएंगे चीजों को, हम हर हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर साइंसेस को, इन चीजों को इंडल्ज करते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए ऑब्वियसली इन चीजों को सिक्योर करना भी होगा। तो आई हैव वन क्वेश्चन कि आपने कुछ सुना हो, कोई ऐसा आप कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके जहन में हो कि आपने कोई अटैक का सुना हो कि यार उस कंपनी के ऊपर अटैक हो गया था या उस कंपनी का डाटा डंप हो गया था, एनी स्टोरी दैट यू कैन रिमेम्बर? जी बिल्कुल। हमारे एक कंपनी के अंदर ऐसा हुआ था। हम चाइना से इंपोर्ट करते थे चीजें और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो एक्सेस करते थे बाजू का हमारी इन्वेंट्री के रिलेटेड कुछ चीजें करने के लिए। तो जब वो एक्सेस करते थे तो वो कुछ अरसे के बाद जो है वो हमें मालूम हुआ कि हमारे जितने भी जीमेल लिंक हैं और जितना डाटा ऑनलाइन है और सिस्टम खास तौर पे हमारे तमाम सिस्टम्स हैक हो गए हैं और उसमें क्रैश हो गया कुछ डाटा वगैरह और कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई। तो फिर सारा डाटा जो हमारा कहीं ड्राइव पे सेव था या कहीं ना कहीं हमने यूएसबी में डाटा लिया हुआ था या इस तरह की सिचुएशन, वो तो बच गया। उसके अलावा बाकी सारा डाटा जो है हमारा वेस्ट हो गया, वो हमें दोबारा रिकवर भी नहीं हो सका और हमें मिला भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि हम कंप्यूटर इज समथिंग, या जो आईटी या जो नेटवर्किंग है, दीज आर द बैकबोन ऑफ कनेक्टिविटी। इस वक्त आप ग्लोबली अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी लाइफ डिजिटलाइजेशन पे और इन चीजों के ऊपर। तो इसी तरह हर मुआशरे में जैसे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो कंप्यूटर की दुनिया में भी अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे मल्टीपल कोर डोमेन्स की और मल्टीपल चीजों की। सो अभी हम थोड़ा साइबर सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि हमने जो डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, उसकी प्रोटेक्शन है, हमने प्राइवेसी को प्रिजर्व करना है, हमने जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है डिफेंड करना है चीजों को, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, रेपुटेशन को मैनेज करना है। फिर अगर हम कंट्री टू कंट्री बात करें तो हर कंट्री के अंदर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनका डाटा वहां पे पड़ा होता है। हमारे जो एजेंसी जिस तरह से ऑपरेट कर रही होती हैं, हमारी मिलिट्री और बाकी जो आर्म फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं, उनका स्पेशल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, राइट। तो बहुत सी ज्यादा वो चीजें भी सारी डिपेंडेंट है। इनफैक्ट कि अगर अंडर सी सबमरीन चल रही हैं तो उनके साथ भी किसी न किसी तरह से उन्होंने जो अपना एक कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म्स है वो जो एस्टैब्लिश करना है। तो हम बहुत डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। और अगर कोई चीज बिल्ड की है किसी ने, एक कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, नेटवर्क है, वो किसी ने बिल्ड किया है, वो टेक्नोलॉजी है। अगर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है तो उसके जो है फ्लॉज उसके अंदर हो सकते हैं, उसके अंदर वीकनेसेस हो सकती हैं, और उन वीकनेसेस को इस्तेमाल करके अटैकर्स अटैक कर सकते हैं, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी। इट इज शील्ड गार्डिंग आवर डिजिटल लाइव्स, राइट। जस्ट लाइक के इट्स नॉट अ लग्जरी। अगर मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, राइट। तो इट्स समथिंग की नेसेसिटी कि अगर हम जो चीजें हम बना रहे हैं, जिस तरह से डिजिटलाइज कर रहे हैं चीजों को, उनके अंदर अगर हम सिक्योरिटी और इन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो देन देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस, राइट। मूविंग फर्दर, अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें कि कितनी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, 200 के करीब ममालिक हैं इस दुनिया के अंदर। हर मुल्क की जीडीपी है, इकोनॉमी है, उनकी अपनी इंटरनल अफेयर्स हैं, मल्टीपल कंपनीज उस मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं। तो मिलियंस ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। तो 2021 के अंदर $197.44 बिलियन की इंडस्ट्री थी साइबर सिक्योरिटी की। 2023 के अंदर ये इसका जो ग्लोबल मार्केट साइज है दैट गोज टू $249.88 बिलियन। इट्स नॉट मिलियन, इट्स $1 बिलियन। और 2030 के अंदर जो प्रोजेक्शंस है दैट इज गोइंग टू बी $657.02 बिलियन। अब इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों है? क्योंकि अगर मैं बात करूं आज से 5 साल पुरानी, तो जो चीजें आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं
जो चीजें आज आपके घरों में हैं, आपके होम स्मार्ट्स हैं, आपके जो मल्टीपल जो चीजें आप आज की एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले वो नहीं होती थी। आपने अगर कॉफी बनानी है, आपका कॉफी वाईफाई से कनेक्टेड है, आपकी कॉफी मशीन वाईफाई से कनेक्टेड है, आपकी रेफ्रिजरेटर वाईफाई से कनेक्टेड है, आपका एसी वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट। तो जितना ज्यादा हम हर चीज में टेक्नोलॉजी को घुसाते जा रहे हैं, जितनी ज्यादा हम स्मार्ट चीजें, स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑटोमेशन और ड्राइवरलेस कार्स और इस तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन्स और एक जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा थ्रेट्स होते हैं। आगे हम थ्रेट्स की बात भी करेंगे कि इवेंचुअली थ्रेट्स क्या होते हैं और फिर वल्नरेबिलिटीज कैसे होती हैं, उनके ऊपर अटैक किस तरह से किया जाता है, फिर ऑफेंस क्या है, देन डिफेंस क्या है, जिसके ऊपर हम अपनी कन्वर्सेशन को मैप करेंगे, आज की हमारी जो इस डिस्कशन को मैप करेंगे, राइट। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड कर लें। और अगर पाकिस्तान में बात करें कि वाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, और पाकिस्तान क्योंकि हैज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स with over 100 million internet subscribers, and Pakistan is actively attracting foreign investments in its technology sector। और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है, इसमें पावर ग्रिड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, डिफेंस नेटवर्क है, और भी मल्टीपल चीजें हैं। अगर 5 साल पहले की बात करें, क्योंकि हम जब भी जो कंपैरिजन करेंगे तो उसके अंदर आपने उस चीज को सोचना है कि आज से 5 साल पहले कौन सी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती थी और आज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी का, डिजिटलाइजेशन का और इन चीजों का इस्तेमाल है, राइट। तो मूविंग फर्दर, अब क्योंकि रियल वर्ल्ड अटैक होते हैं, दिस इज नॉट समथिंग, ये कोई कहानियां तो नहीं है ना, दिस इज समथिंग के अटैक होते हैं और उन अटैक के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं हु हैव बीन गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस और जो है उनकी कंप्लायंस रेगुलेशंस की तरफ से सू और बाकी चीजें होती रही हैं। अब वानाक्राई एक मैलवेयर था, तो आपको, आप में से किसी को इस मैलवेयर का पता है? इट्स बेसिकली रैंसमवेयर। 2017 के अंदर बहुत ज्यादा बूम था इसका। कोई इस मैलवेयर का विक्टिम बना हो? अच्छा, अब वानाक्राई एक मैलवेयर था जो 2017 के अंदर स्प्रेड हुआ था। ये एक रैंसमवेयर था जो कि आपकी इंटरनल फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता था, सारी फाइल्स को, सारे डाटा को। डजंट मैटर कि टीबीज का डाटा है, बहुत सेंसिटिव डाटा है। और देन बदले के अंदर वानाक्राई आपसे कुछ जो है वो रैंसम रिक्वायर्ड करता था, रैंसम इन दी फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। और आप अगर उसको रैंसम पे करते थे, लेट्स से $1,000, $2,000, तो इन रिटर्न वो आपको एक की प्रोवाइड करने का क्लेम करते थे ताकि आप अपने डाटा को डिक्रिप्ट कर सके। सो दिस वाज वन ऑफ द रैंसमवेयर जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया था। मूविंग फर्दर, अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने दो चीजों को अंडरस्टैंड किया है, एक है ऑफेंस, एक है डिफेंस। इसी तरह से इसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं। फिजिकल सिक्योरिटी है, उसमें आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं वो उनकी सिक्योरिटी आ जाती है। देन इसमें फिर थ्रेट इंटेलिजेंस है, हम थ्रेट्स को एंटिसिपेट करते हैं। इसमें गवर्नेंस है, गवर्नेंस रिस्क और कंप्लायंस का एक पार्ट है। उसके बाद इसमें इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। फिर इसमें जो करियर डेवलपमेंट है, फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसमें मल्टीपल रोल्स हैं, फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें मल्टीपल चीजें हैं। सो ये इट्स अ वेरी डाइवर्स फील्ड, राइट। अब जैसे कि पहले 10 साल पहले वेब डेवलपमेंट होती थी, आज वेब डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल तरह के मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल तरह की चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, स्टैक्स हैं, मेन स्टैक है, मन स्टैक है, फुल स्टैक है, राइट। तो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। और आई पर्सनली स्टार्टेड माय करियर एज अ ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर। ऑफेंसिव में हम अटैक करते हैं, वी ट्रेन्ड आवरसेल्व्स ऑन द थिंग्स हाउ वी कैन ब्रेक इट। हम अटैक करते हैं, ब्रेक करते हैं कंट्रोल्स को, वीकनेसेस को। डिफेंसिव जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिफेंड करते हैं उन अटैक्स के अगेंस्ट। और इसी तरह से फिर फर्दर चीजें उनके नीचे लाइन अप होती हैं और देन आप व्हाट एवर इज सूटेबल फॉर यू, आप उस चीज के अंदर अपने आप को लाइन अप करते हैं। सो मूव फर्दर, तो अभी तक हमने साइबर सिक्योरिटी की नीश को अंडरस्टैंड किया है, इसकी जरूरत को अंडरस्टैंड किया है
और इसकी जो ग्लोबल मार्केट साइज है, इसका पाकिस्तान बेस्ड इंडस्ट्री में जो मार्केट साइज है, बिकॉज मैं एक आइडेंटिटी हूँ, आई हैव माई होल लाइफ, अभी तक जितनी मैंने जिंदगी गुजारी है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एजुकेशन, और जो लोग मेरे कांटेक्ट में है, मेरा मोबाइल फोन है, उसके अंदर थाउजेंड्स, नॉट थाउजेंड्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ जीबीज में डाटा पड़ा हुआ, दैट डाटा इज माई पर्सनल आइडेंटिटी, राइट? इस तरह से आपकी आइडेंटिटी है. व्हाट इफ दिस डाटा इज गोइंग टू बी पब्लिक, या व्हाट इफ जो आगे हम ये चीजें भी डिस्कस करेंगे कि इवेंचुअली अटैक्स होते कैसे हैं, अटैक्स कैसे होते हैं, फिर उनको डिफेंड कैसे किया जाता है, और अगर आप हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्राइवेसी है, तो दिस इज समथिंग दैट इज दी पर्सनल कंसर्न, राइट? अगर हम बात करते हैं कि आप एक कंपनी के मालिक हैं, वो कंपनी की जो नेटवर्थ है दैट्स $10 million, लेट्स से, और उसके अंदर जो डाटा है वो आपके यूजर्स का डाटा है, आपके कस्टमर्स हैं, और मल्टीपल तरह की फाइनेंशियल जो कैलकुलेशंस है उसके अंदर आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं. व्हाट इफ दैट ट्रेड सीक्रेट्स आर गोइंग टू बी लीक्ड आउट? हर वो कंपनी, हर वो बिजनेस जो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका जो है वो कोई कह लें कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसका कोई नेटवर्क है, दैट पर्सन कुड बी अ पार्ट ऑफ द अटैक. अब आप पूछेंगे कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर इस पेन टेस्ट करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये कि अगर लेट्स से मैं बहुत एक्सपर्ट चोर हूं, लेकिन बजाय इसके कि मैं वाकई बताऊं या वाकई उस घर में से डायमंड्स को स्टील करूं, मैं उस घर का सारा चेक करूं, सर्वे करूं और बताऊं कि आपकी ये विंडोज ठीक नहीं है, आपका जो है वो रूफ ठीक नहीं है, आपके ये जो लॉक्स हैं ये ठीक नहीं है. सो मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं उस घर के ओनर को, जो भी वो घर जिसकी प्रेमिसेस में भी आता है, कि आपकी ये चीजें यहाँ से अटैकर जो है वो अटैक कर सकता है, वो जो चोर है, जो थीफ है, उसका माइंडसेट है, वो आके इन डायमंड्स को स्टील कर सकता है, राइट? तो ऑफेंसिव इंजीनियर्स अटैक खुद परफॉर्म करते हैं अपने ही नेटवर्क के ऊपर और अपनी ही कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और लेट्स से जो उनके कस्टमर्स होते हैं. अटैक क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि वो उन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें, उन सिक्योरिटी लूप होल्स को, उन नकाइस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करके ताकि उनको फिर खुद ही पैच करवाया जा सके कि यहाँ से चोरी हो सकती है, तो हमें पता है, पहले आप इस चीज को राइट पैच करें प्रॉपर्ली. ताकि हमें क्यों पता है? क्योंकि वी आर द एक्सपर्ट वंस. और हमें क्यों पैच करना चाहिए? क्योंकि कोई असल चोर यहाँ से आके चोरी कर सकता है. गॉट इट? तो जब भी कोई चीज दुनिया में कंप्रोमाइज होती है, अटैक होता है, उसके ऊपर एक चीज एक्सप्लोइट होती है, दैट इज वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, नुक्स, नकाइस उस सिस्टम का, उस नेटवर्क का, उस हार्डवेयर का, उस आईओटी डिवाइस का, उस एप्लीकेशन का, वॉट एवर द सिस्टम इज गोइंग टू बी, राइट? तो दिस इज द ऑफेंसिव पोस्चर. अब ऑफेंसिव के अंदर वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप है, एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्टिव डायरेक्टरी रन हो रही होती है. इसमें फिर हम रेड टीमिंग परफॉर्म करते हैं, स्टेल्थी जो है वो पर्सपेक्टिव के साथ फिर फिशिंग सिमुलेशंस परफॉर्म करते हैं. फिर क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि लेट्स से आपने सारा डाटा अपने क्लाउड पे होस्टेड किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी AWS, अजोर या GCP क्लाउड हो सकता है. उसके ऊपर अटैकर आपको अटैक कर सकते हैं. आपका जो फुटप्रिंट है, आपका जो अटैक सरफेस है, वो कितना विजिबल है अटैकर्स को, राइट? उसके बाद फिर वायरलेस सिक्योरिटी असेसमेंट है कि आपके जो वाईफाई नेटवर्क है, इधर दे वो सिक्योर है, वो प्रॉपरली जो है वो आप इन सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट की हुई है. कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वहां पे आके कोई सामने बैठ के आपका वाईफाई पहले ही हैक करता है, वाईफाई हैक करके आपके नेटवर्क के अंदर घुसता है, नेटवर्क के बाद फिर वो एस्केलेट करते हुए प्रिविलेज आपकी इंटरनल फाइल्स को स्टील करता है, राइट? तो हर लेयर के ऊपर हमें मल्टीपल चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है. सेम गोज फॉर IoT डिवाइसेस का. जैसे आपको आइडिया होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि जैसे सब कुछ अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपकी वॉच है, आपका जो छोटी छोटी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट का पार्ट है, and they are keeps on changing and they keeps on exchanging information. Let's say रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, आपकी कॉफी मशीन है, और जैसे स्मार्ट होम ऑटोमेशन में वो सारी IoT डिवाइसेस होती हैं, राइट? तो दिस इज समथिंग हमने ऑफेंसिव पोस्चर को देखा है कि ऑफेंसिव पोस्चर के अंदर जो ऑफेंसिव इंजीनियर्स होते हैं, दैट इज वन ऑफ द वर्टिकल इन साइबर सिक्योरिटी,
वो अटैक खुद परफॉर्म करते हैं, उन्होंने vulnerabilities को एक्सप्लोर करना होता है, so they can make sure the network or the infrastructure of the company is going to be secure, right? Another is that defensive security. So any questions so far? Is that clear? कोई आपका सवाल हो, कोई भी ऐसी चीज हो that you would like to, so please go ahead. Yeah. ताकि साथ साथ हम जो है वो इसका लर्निंग एसोसिएटेड गोल है उसको भी हम लाइन अप करते जाएं. सर एक क्वेश्चन था वो चैट बॉक्स में पूछा हुआ था, वो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके साथ कि जो ये फेक ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं जिसमें लिंक्स वगैरह होते हैं उस पर अपनी इंफॉर्मेशन खुद देते हैं, तो ये भी इसी में है. अच्छा, हाँ, फेक ईमेल जो होती है ना, देखो दो चीजें हैं. जैसे मैंने पहले बात की कि एक मैं हूं, मैं एक आइडेंटिटी हूं, मेरी सारी जिंदगी जो मैंने गुजारी है, मैं जहां जहां पढ़ा हूं, मेरी पर्सनल डाटा है, मेरी तस्वीरें हैं, पिक्चर्स, व्हाटएवर, मेरी चैट्स हैं, सब कुछ एक मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है, राइट? इसी तरह से आप सबकी पर्सनल आइडेंटिटीज हैं. तो जब हम थ्रेट की बात करते हैं या जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो पर्सनल आइडेंटिटी एक पर्सनल प्राइवेसी कंसर्न तो होता ही है, लेकिन हम बिजनेसेस और जो बाकी की चीजें होती हैं उनको ज्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं. कैसे? क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी अपनी जगह है, उसके लिए आपको जो पर्सनली कुछ आप मेजर्स ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल कभी कंप्रोमाइज ना हो, आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप कभी कंप्रोमाइज ना हो, तो उसके लिए प्रिकॉशंस है ना, आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं. दिस इज पर्सनल कंसर्न. जब हम बात करते हैं बिजनेस की ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, तो हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं. $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं, बैंक है पाकिस्तान में, कितने बैंक्स हैं, हर बैंक की अपनी सिक्योरिटी की टीम्स हैं, ऑफेंसिव की हैं, डिफेंसिव की हैं. और अगर लेट्स से मेरा जो या नॉट मी कोई भी आइडेंटिटी है पाकिस्तान में, उसका कोई डाटा जो है वो लीक आउट होता है, तो 1% को फर्क पड़ता है, राइट? अगर लेट्स से पाकिस्तान गवर्नमेंट का सारा डाटा लीक होता है तो पूरे पाकिस्तान को फर्क पड़ता है. तो इसमें फिर हमें पहले किसको जो है करना चाहिए? तो जो पर्सनल कंसर्न होता है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट अकाउंटेबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन टू दी दैट पर्सन. हम जब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की और इन चीजों की, तो वी डिस्कस अबाउट बिजनेसेस जो $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं. ग्लोबली बात करें आप, हमारी जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स हैं, अभी हम आगे कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हो रही हैं इस वक्त, 10,000 फ्लाइट्स इस वक्त हवा के अंदर हैं, राइट? उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन है. व्हाट इफ दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कंप्रोमाइज्ड? व्हाट इफ के अब वहां पे फिर मिलिट्री की इतनी डाटाबेसेस होती हैं, मिलिट्री के इतने ऑपरेशंस होते हैं, और फिर आर्म फोर्सेस के इतने ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अदर देन द पर्सनल कंसर्न्स ऑफ समवन. अब उसमें पर्सनल डिवाइसेस को या उनको हम कैसे सिक्योर करेंगे, उसके ऊपर भी लास्ट में थोड़ा सा आई विल शेयर समथिंग विद यू, राइट? तो अभी हम साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर बात कर रहे हैं, करियर एज अ इंडस्ट्री, एज अ वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंसेस. ओके, ऑफेंसिव को हमने देख लिया. डिफेंसिव सिक्योरिटी अब क्या है? डिफेंसिव सिक्योरिटी में डिफेंसिव इंजीनियर जो होते हैं, दे आर ट्रेन्ड कि हम अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके एप्लीकेशंस को, उनके बैंकिंग सेक्टर को, उनकी जितनी भी लाइक टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट है, व्हाटएवर द एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी, वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी स्टैक तो इस्तेमाल किया जा रहा होगा ना उस चीज को बिल्ड करने में, उस चीज को बनाने में. अब डिफेंसिव में जो सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहली अप्रोच होती है, दैट इज द SOC. SOC इज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. अब ये जो टीम है ये 3 शिफ्ट्स में काम करती है, 24/7 ही काम करती हैं. इट्स गोइंग टू बी संडे, तो ऐसा नहीं है कि रात के टाइम संडे को हैकर्स हैक नहीं करते, अटैकर्स अटैक नहीं करते, नहीं. अगर ईद का दिन है तो ऐसा नहीं है कि ईद वाले दिन जो है वो ऑफ है और हम कोई अटैक जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते. जब हमारी आर्म फोर्सेस बॉर्डर्स पे होती हैं तो कैसा होता है कि अगर ईद आ गई है तो वो दे आर जस्ट गोइंग बैक टू देयर होम्स कि अब तो ईद है, अब तो अटैक नहीं होगा, या अब ईद है तो अब तो कुछ ऐसा नहीं होगा, राइट? नहीं. जो डिफेंसिव इंजीनियर्स होते हैं वो
3 शिफ्ट में ऑपरेट करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट में, क्योंकि तीनों हर वक्त उन्हें विजिलेंट रहना पड़ता है जितने भी अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं। तो अब डिफेंसिव में हमने डिफेंड करना है, हमने मॉनिटर करना है चीजों को, वो सारे अटैक्स जो हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो एक SOC एक सेंट्रलाइज यूनिट होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, उसके अंदर हम मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, रियल टाइम इंसिडेंट्स की मॉनिटरिंग परफॉर्म करते हैं, और इसका जो प्राइमरी गोल होता है इज टू मेंटेन एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। अब इसके की फंक्शंस में क्या होता है कि थ्रेट को डिटेक्ट किया जा रहा होता है, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही होती है, इंसिडेंट्स आ रहे होते हैं, इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड किया जा रहा होता है, वल्नरेबिलिटीज की मैनेजमेंट की जा रही होती है और सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्समेंट की जा रही होती है, राइट। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी में SOC इज द फर्स्ट फंक्शन। मूविंग फर्दर, अब SOC में क्या होता है, SOC में बेसिकली हमारे पास सिम सॉल्यूशंस चल रहे होते हैं जो 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे लॉग्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर। सो लेट्स से हम बात कर रहे थे, सादिया इज द ओनर ऑफ वन ऑफ द कंपनी, और ये एप्लीकेशन जो है पाकिस्तान में या लेट्स से ग्लोबली इसको मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, और उसके ऊपर ऑब्वियसली अटैकर्स भी होंगे, अटैकर्स अटैक भी कर रहे होंगे। तो उन अटैक्स को अगर रात के 3 बजे अटैक हो रहा है तो देयर शुड बी समवन कि रात के 3 बजे बैठ के उस वक्त ऑन बोर्ड होना चाहिए जो उस अटैकर को आगे से फेस करे, राइट। तो उसके लिए हम SOC और ये जो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम्स है इसको डिप्लॉय करते हैं। अब इसमें फिर IDS होते हैं और IPS हमने डिप्लॉय किए होते हैं। IDS बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं जो इंट्रूजर्स को, मलिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करते हैं, और इस तरह से IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं जो उन मलिशियस एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं। इस तरह से फिर जो एंड डिवाइसेस होती हैं हमारी नेटवर्क के अंदर और हमारे जो यूजर्स यूज कर रहे होते हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने EDR डिप्लॉय किए होते हैं, और देन फायरवॉल और इस तरह की चीजें और मॉनिटरिंग टूल्स डिप्लॉय किए होते हैं। सो दिस इज दी बेसिकली वर्क फ्लो ऑफ SOC, जिसमें अलर्ट आता है, ट्राइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जाती है, रिस्पॉन्स किया जाता है और रेमिडिएट किया जाता है, राइट। सो इज इट क्लियर कि हमारा ऑफेंसिव और डिफेंसिव पोस्चर क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? यस सर। And why there is need for cybersecurity? Because we are moving towards the digitalization, right? अच्छा, can anyone explain कि offensive में हमने अभी तक क्या देखा है और डिफेंसिव में हमने अभी तक क्या देखा है? सर ऑफेंसिव इंजीनियरिंग में आपने जैसे कहा कि हम वो हैकिंग की साइड में चले जाते हैं कि आपने किसी कंपनी को या कोई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैक कैसे करना है, और डिफेंसिव में आप उसकी सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हैं कि आपने उसको कैसे मतलब बचाना है, कैसे उसको मतलब सेव करना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जो पिक्चर सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी कि दो फौजें आपस में लड़ रही हैं, एक ऑफेंस कर रही है, एक डिफेंस कर रही है, राइट। तो ऑफेंस में क्योंकि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो रह के हैकिंग करनी होती है, दीज ऑफेंसिव्स आर द इंजीनियर्स आर द एक्चुअली द हैकर्स, राइट। लेकिन एथिकल हैकर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कि मुंह उठा के किसी भी कंपनी को बैठ के कंप्रोमाइज कर देंगे, किसी को भी अटैक परफॉर्म कर देंगे, नहीं। जो उनके कस्टमर्स हैं, जो जिन कंपनीज के साथ वो काम कर रहे हैं। सो आई पर्सनली स्टार्टेड माय करियर एज अ ऑफेंसिव इंजीनियर। आई ग्रेजुएटेड विद CGPA of 2.2 and I was very bad at mathematics, so it took me a very bad and hectic for me to clear one of two of 3 subjects of mathematics, but I was good at what I do. So while I was stepping into the university, जब मैं यूनिवर्सिटी का पहला साल था, तो मुझे तभी पता था कि मैंने क्या करना है, और I had this particular skill set. अटैकिंग का शुरू से इन चीजों का शौक था, राइट। तो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टेप्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी। सेकेंड ईयर के अंदर while I was studying at the college, तो तभी थोड़ा वाईफाई और इन चीजों को अटैक करना और फिशिंग का और इन चीजों का थोड़ा आइडिया था। देन वंस वी गॉट इनटू द कंप्यूटर साइंसेज, और एक जो 4 साल की प्रॉपर
स्टडी करते हैं, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग है, असेंबली लैंग्वेज है, मल्टीपल चीजें हैं, राइट। तो फिर आपको ज्यादा नीश अंडरस्टैंड होती है कि टेक्नोलॉजी इस तरह से होती है, इस तरह से चीजें बिल्ड होती हैं, इस तरह से नेटवर्क काम करता है। और देन फिर अगर आपका ऑफेंसिव माइंडसेट है तो फिर आप बहुत प्रिसाइजली वहां से जो है वो चीजें पिक एंड चूज कर सकते हैं, राइट। एंड आई ग्रेजुएटेड probably right after 1.5 year of my official graduation year, but I got I started working with one of the company जिनके साथ मैंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था. I published a research paper on ODDAM and rule writing for threat detection on Linux devices, right? So if sharing this story with you is that I graduated with a 2.2 CGPA, but I was not graduated even that कि मुझे उससे पहले जॉब ऑफर हो गई थी, right? And working with that companies, and after that I started building my further skill set. I got myself certified, and for now I have I'm working with multiple companies across the globe, especially some of the companies based in North America, and so this is how you build yourself, right? So CGPA is never going to be the hurdle for you. अगर कुछ चीजों में आप अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है कुछ चीजों में आप बहुत एक्सेप्शनल हो, right? To move further, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दो प्रोसेस हमने कर लिए हैं, डिस्कस. थर्ड क्वेश्चन ये है मेरा कि लेट्स से अगर आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं, मैंने इसे आप कंप्रोमाइज हो जाते हो मींस आपका जो बिजनेस है, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो आपका नेटवर्क है, आपके एप्लीकेशंस हैं, अगर वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं देन फिर ऑफेंसिव और डिफेंसिव का हम क्या करेंगे? ऑफेंसिव का ये काम था कि उसने सारी वल्नरेबिलिटीज, लूप होल्स को फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिए, हमने उनके अगेंस्ट पैचिंग इंप्लीमेंट कर दी. डिफेंसिव का ये काम था कि उन्होंने प्रॉपर्ली मॉनिटर करना था चीजों को 24/7 शिफ्ट्स में. इधर इज इट गोइंग टू बी क्रिसमस, इधर इट्स गोइंग टू बी द न्यू ईयर ईव. तो अटैक तो तब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है वो न्यू ईयर की नाइट है तो अटैकर्स जो है ना दे माइट बी हैविंग सम फन आउटसाइड, नहीं, तब भी अटैक हो सकता है, राइट? तो अब अटैक हो चुका है, हमारी जो डिफेंसिव टीम थी दे वर नॉट प्रूवन टू बी मच मोर रिलायबल. अब क्या करेंगे? रिकवर करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब रिकवर कैसे करेंगे उसके लिए मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से आप पुलिस में काम करते हैं, राइट? और किसी ने आपको बताया कि दे हैव फाउंड अ डेड बॉडी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है. जब आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सर उस एरिया में जहाँ पे हुआ है वो सारा केस. सारा केस वो एरिया देखेंगे, कहाँ क्या प्रॉब्लम, हम देखेंगे कहाँ थे, कहाँ चीजें तो नकाइज थे जिनकी वजह से सिचुएशन पैदा हो सकती है, ये चोर दाखिल हो सकता है साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उन यूजेस जहाँ पोस्ट थे, ये चीजें थी, उनको पहले देखेंगे और फौरी तौर पे उनका कोई हल तलाश करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. सी, मैं एक पुलिसमैन हूँ. I've been called that a person found a dead body, और मैं जब उस मौके वारदात पे पहुंचता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? एविडेंस कि ये जो बंदा है ये इवेंचुअली था कौन, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास हैं, फुटप्रिंट है, वहां से फिंगरप्रिंट सैंपलिंग और उस तरह की चीजें. एविडेंसेस और टाइमलाइंस दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंप्यूटर साइंसेज में जब हम बात करते हैं. अब हम कंप्रोमाइज हो चुके हैं, कंपनी बैडली इज फेसिंग अ बैड टाइम. कंप्रोमाइज जब हो चुके हैं तो देन हमें हमारी एक थर्ड टीम होती है जो डिफेंसिव टीम के साथ काम कर रही होती है. वी कॉल इट एज अ DFIR, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस. वो टीम तब एंगेज होती है, राइट?
तो DFIR जब हम परफॉर्म करते हैं, DFIR हमेशा दो चीजों पे काम करती है, एविडेंसेस, टाइमलाइंस। हमने एक तो सबूतों को इकट्ठा करना है, सबूत को देखना है कि इवेंचुअली हुआ क्या था, कैसे हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, इन तमाम सवालों के जवाब। टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम हुआ था, अगर इतने बज के इतने सेकंड्स पे ये हुआ था तो उस वक्त में क्या एक्टिविटीज हो रही थी, कहां से रिक्वेस्ट आ रही थी, किसने कंप्रोमाइज किया, उस वक्त हमारा सस्पेक्ट क्या कर रहा था, राइट। मल्टीपल चीजें इसमें होती हैं। तो ऑफेंसिव का काम था कि लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना ताकि उनको हम पैच कर सकें, ताकि कोई रियल अटैकर अटैक ना कर सके। डिफेंसिव का काम था कि 24/7 मॉनिटरिंग और विजिलेंट रहना, रेजिलियंस क्रिएट करके रखना और उस तरह से प्रॉपर्ली मॉनिटर करना। बट स्टिल अगर हम कंप्रोमाइज हो चुके हैं, देन फिर हमारी एक थर्ड टीम होती है जो तब इंगेज होती है। तो दीज आर दी जॉब रोल्स आई एम टेलिंग यू। DFIR, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब जब DFIR टीम इंगेज होती है, सबसे पहले वो एडवर्सरी जो अटैकर है उसकी मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करती है कि इसने हमें क्यों कंप्रोमाइज किया है। इधर ये दैट पर्सन इज गोइंग टू लुक फॉर सम ऑफ द फाइनेंशियल गेन्स, ये हमें सॉफ्टेज करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमारे पर स्पाई करना चाहता है, या अपना फुट होल्ड क्रिएट करना चाहता है, मेंटेनिंग फुट होल्ड अंटिल द स्टार्ट ऑफ द वॉर, राइट। तो पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जिस पर्सन ने भी हमारी कंपनी है एक ठीक जो है वो हंसती खेलती कंपनी थी, हमारी एप्लीकेशंस थी, हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे कस्टमर्स थे, किसने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी मोटिवेशन क्या है, ये चाहता क्या है हमसे। इधर इसको कोई पैसे चाहिए, इसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये हमारे पर स्पाई करना चाहता है, या ये अपना फुट होल्ड क्रिएट करना चाहता है व्हेन इट्स टाइम टू से चेकमेट, राइट। तो DFIR टीम, ये दिस इज द थर्ड टीम, राइट, जो डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंडर ही आती है और उसके साथ काम करती है कोलैबोरेशन में। ये टीम तब एंगेज होती है, बट दीज टीम्स आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन दैट टाइप ऑफ यू कैन से सिचुएशंस, राइट। जब आग लगती है किसी जगह के ऊपर तो हम फायर ब्रिगेड को जो है फोन करते हैं, तो वो आते हैं, तो वो पहले ये नहीं सोचते, जब वो निकलते हैं अपने सेंटर से, पहले ये नहीं कहते कि यार गाड़ी कौन चलाएगा, अच्छा यार गाड़ी मैं चला लेता हूँ, चलो तुम पाइप पकड़ लेना, तुम पानी पानी वहां पर डालना, नहीं। दे आर ऑलरेडी कम्युनिकेटेड कि उन्होंने क्या करना है, किस वक्त कैसे करना है, प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, राइट। क्योंकि टाइम सेंसिटिव है, वो पहुंचते हैं, पहुंच के फिर वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इवेंचुअली जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने पानी कैसे जो है ना उस आग के ऊपर डालना है, आग को कैसे बुझाना है, रेस्क्यू कैसे करना है लोगों को, क्यों, दे आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर सच इन्वायरमेंट्स, फॉर सच सिचुएशंस। इसी तरह से DFIR टीम जो होती हैं वो इन्हीं इन्वायरमेंट्स के लिए ट्रेन की जाती हैं। सबसे पहले वो एडवर्सरी की मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद व्हाई देयर इज नीड फॉर DFIR एंड थ्रेट हंटिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली कंप्रोमाइज होती हैं, और यू कैन नॉट काउंटर थ्रेट्स विदाउट फाइंडिंग द रूट काज। जब तक आपको असल जैसे एक बीमारी की वजह का नहीं पता, आप उस बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते। इसी तरह से जब तक आपको रूट काज का नहीं पता कि इवेंचुअली आप कंप्रोमाइज हुए कैसे थे, आपके ऊपर अटैक हुआ कैसे था, तो आप उसको जो है वो प्रॉपरली क्योर नहीं कर सकते। देन फिर अंडरस्टैंड एडवर्सरी पैटर्न्स अबाउट द टाइम टू फाइंड देयर मोटिवेशन एंड इंटेंट। फिर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो बंदा हमारे ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा है, इसका पैटर्न क्या है, ये किस पैटर्न से आता है, ये क्या करता है, क्या स्किल सेट है इसका, इसके TTPs क्या है। TTPs आर गोइंग टू बी टूल्स, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, कि ये बंदा क्या करता है, क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, कितना स्किल सेट है इसके पास। देन हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू एडवर्सरीज। फिर हम देखते हैं कि हमारा एक कंपनी का नेटवर्क कितना जो है वो पब्लिक है, एप्लीकेशंस कौन कौन सी चल रही हैं, और मल्टीपल कौन से इंटरनल डाटा सेंटर्स कौन से हैं, वर्चुअल मशीन्स कितनी चल रही हैं, वर्क स्टेशंस कितने हैं, तो हमारे कौन कौन सी चीजों पर अटैक हो सकता है। फिर हम उन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज हमने अब सिक्योर करना है अपने आप को। मूविंग फर्दर, फोरेंसिक एविडेंसेस जो होते हैं, लेट्स से सो तैयब आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, आपने इनकॉग्निटो मोड ओपन किया, उसके ऊपर आपने कुछ सर्च किया, लेट्स से आपने किसी वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में गूगल क्रोम में आपने सर्च किया, एक वेबसाइट ओपन हुई, वहां पे आपने कुछ रिक्वेस्ट सेंड की, आपने वेबसाइट क्लोज कर दी। इज इट क्लियर?
तो अपने yes, sir. हिस्ट्री नहीं ना बनी, आपने जी, मोनोटो जी. मोड इस्तेमाल किया, गूगल क्रोम पे हिस्ट्री नहीं बनी, राइट? तो यू आर थिंकिंग दैट कि यू आर जी, सिक्योर, जी. और लेकिन Yes. लेट्स से अब यू हैव बीन सस्पेक्टेड फॉर डूइंग दैट क्राइम, राइट? तो जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी तो विद इन फ्यू सेकंड्स इट इज गोइंग टू बी फाउंड आउट दैट कि हाँ तैयब आपने ये काम किया था, इधर तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, बट फोरेंसिकली जब हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं किसी डिवाइस के ऊपर जिससे क्राइम कमिट हुआ है, जिससे अटैक परफॉर्म हुआ है, या कोई भी पर्सन जो सस्पेक्टेड है, तो मल्टीपल चीजें होती हैं। जब हम बात कर रहे थे ना कि एविडेंसेस की, तो जब कोई किसी का जो मर्डर होता है तो एविडेंस क्या होता है कि वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ था, प्लेस ऑफ मर्डर क्या थी, और वो जो बाकी चीजें हैं, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, डोर सैंपल्स हो सकते हैं, ब्लड सैंपल्स हो सकते हैं, वो एविडेंसेस होते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जब हम किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके अंदर लॉग्स, रजिस्ट्री फाइल, प्रीफेच फाइल, शेल बैग्स, शिम कैश और एम कैश और वोलेटाइल मेमोरी, इस तरह की फोरेंसिक एविडेंसेस होते हैं। तो लेट्स से अगर तैयब ने कोई क्राइम कमिट किया है, इनकॉग्निटो मोड ओपन करके, एंड ही इज अज्यूमिंग हिमसेल्फ कि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है और ही सिक्योर, या इस किसी को पता नहीं चलेगा, और दैट इज गोइंग टू बी फाइंड आउट विद इन फ्यू सेकंड्स कि ये इवेंचुअली चीज इस लैपटॉप से कंडक्ट हुई है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक होती है, नेटवर्क के लॉग्स होते हैं और मल्टीपल तरह की चीजें होती हैं, राइट? अब जो टीम एंगेज होती है, जब हम कंप्रोमाइज हो जाते हैं, जो टीम हमारी एंगेज होती है, इसमें एक तो ये तब एंगेज होती है, आप कह लें कि नागहानी आफात की आफात जब हमारे ऊपर आते हैं, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो चुका होता है, हम कंपनी बैडली जो है इज गोइंग टू बी इन अ बैड सिचुएशन, तो तब ये एंगेज होते हैं और DFIR परफॉर्म करते हैं। DF क्या है? डिजिटल फोरेंसिक्स। अच्छा, शिम कैश और एम कैश जो है वो समझ लें एक कैश मेमोरी होती है जिसके अंदर सर्टेन तरह का डाटा पड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के प्रोसेसेस रनिंग में है। तो इस जब हम किसी क्राइम की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो समटाइम हमें ये डाटा असिस्ट करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के अगर तैयब वाज सस्पेक्टेड ऑफ डूइंग समथिंग, तो क्या इसने वाकई किया है या नहीं किया है। अगर इसने किया है तो हमें उस तरह का कोई रेलेवेंट डाटा कैश मेमोरी में से मिल जाएगा, राइट? इवेंचुअली गूगल क्रोम की हिस्ट्री तो नहीं बनी जब आपने इनकॉग्निटो टैब ओपन कर लिया, लेकिन हजार जगह पे उसकी और ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, लॉग्स पड़े हुए हैं, कैश पड़ी हुई है, जिससे पता चल सकता है कि तैयब ने कौन सी वेबसाइट विजिट की थी, क्या किया था। गॉट इट? तो अब DFIR जो थर्ड वर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी में, इन्होंने DF मींस डिजिटल फोरेंसिक्स, इन्होंने पहले तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करनी है, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं करेंगे फोरेंसिकली कैसे पता चलेगा कि अटैक कहां से हुआ था, हमें किसने कंप्रोमाइज किया है, कहां से रिक्वेस्ट आई थी, कौन सी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई थी, कितना डाटा डंप हुआ है, कितने हमारे यूजर्स अफेक्ट हुए हैं, और कितना रिस्क है इस चीज का हमारे ऊपर। पहली बात है पहले DF परफॉर्म करेंगे, DF परफॉर्म करने के बाद फिर ये IR करेंगे। IR मींस इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट मतलब कि कोई ऐसा जो मलिशियस इवेंट परफॉर्म हो चुका है और अब हमने उसको अकॉर्डिंगली टैकल करना है, अब हम जो है वो परेशानी की हालत में है, तो उस एक प्रॉपर इवेंट को हम इंसिडेंट कहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो इन्होंने फिर इंसिडेंट को टैकल करना है, and their purpose is going to bringing a business back to normal operations, studying the adversary, tradecraft, methodology, behavior, और finding क्या हो सकती है कि how intrusion happened, like attack हुआ कैसे था, what the adversary did afterwards, attack करने के बाद उसने क्या क्या किया, and what to do about it, कि अब जो उसने जब अटैक किया है, अब जैसे चोर एक घर में घुसता है, तो अगर तो वो किसी चीज को चुराने के पर्पस से आया हो तो ऑब्वियसली वो चीजें चेक करेगा कबर्ड्स में, अलमारियों में, जहां भी द एक्सपेंसिव थिंग्स आर गोइंग टू बी। अगर वो चोर घर में आया है लेकिन कुछ लेके भी नहीं गया, इसका क्या मतलब है कि वो कुछ लेने आया नहीं था, कुछ और करने आया था, राइट? तो इसी तरह से जब हम कंप्रोमाइज होते हैं, हमारे ऊपर अटैक होता है, तो फिर हमने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करना होता है। पहले तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करके कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया। समटाइम किसने किया का जवाब हमें नहीं मिलता, राइट?
हम बस अटैक हो गए हैं, रैंडमली रशिया से एक आईपी रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी जिसने हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर दिया। वो वल्नरेबिलिटीज हमारी ऑफेंसिव टीम्स है जो मिस करती थी, राइट। अब अंडरस्टैंड, आप कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऑफेंसिव टीम का यहाँ पे क्या काम है, डिफेंसिव का क्या काम है, और अगर अगर हम स्टिल हैक हो जाते हैं तो देन डीएफआईआर टीम्स जो है उनका क्या काम है, राइट। उसके बाद फिर ये सीए परफॉर्म करते हैं। सीए इज द कंप्रोमाइज्ड असेसमेंट। अब सीए एक एक्टिविटी होती है जब अटैक नहीं हो रहा होता तो ये बैठ के, तो ये जो टीम है हमारी तीसरी टीम है तब ये परफॉर्म कर रही होती है। सीए में बेसिकली हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज दैट मे लीड टू डीएफआईआर and finding signs of a compromise based on intelligence anomaly, offensive tools made publicly by irresponsible researcher, latest vulnerability exploits, what are the things which are being happening in the marketplace and all that. सीए में क्या होता है कि अब हम सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है, चीजें नॉर्मली परफॉर्म कर रही हैं, अपने काम अपने अपनी तरह से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करना है कि क्या हम कंप्रोमाइज तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑलरेडी घर में घुस के बैठा हुआ लेकिन आपको पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने एक बैकडोर क्रिएट कर दिया है आपके घर के अंदर जो आता भी है जाता भी है, वहां से आपका सामान लेके आता जाता भी रहता है लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो इस हाइपोथेसिस को हम फिर फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं कि कौन कौन सी कनेक्शंस के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, कहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि जब कोई अटैकर अटैक करेगा ना तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। इधर वो फुट होल्ड क्रिएट करके बैठा हुआ है आपने आपके एनवायरनमेंट के अंदर, और इधर वो क्या कि कोई डाटा आपका कंटेंट से स्टील कर रहा है या शायद वो आप पे नजर रख रहा है। तो रिक्वेस्ट की एक्सचेंज हो रहा होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो सीए के अंदर हम वो चीजें परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि क्या हम कंप्रोमाइज तो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत सिक्योर हूँ, मेरा जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत सिक्योर है, लेकिन क्या पता कि मुझे पता ही नहीं इस चीज का कि मैं हैक हूँ। सी इज गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट। सी के बाद फिर हम लास्ट जो चीज परफॉर्म करते हैं दैट इज सीटीआई। जैसे इंटेलिजेंसेस जो एजेंसीज ऑपरेट करती हैं वो क्या करती है, वो एंटिसिपेट करती हैं चीजों को। तो सीटीआई के अंदर फिर यही टीम सीटीआई परफॉर्म कर रही होती है। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, देन देयर आर सर्टेन टूल्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज collecting and analyze information over time to find links between multiple adversaries, anticipate threats in future, and then once all these things are being completed, we have to take the counterintelligence operations like disrupting a ransomware network, devise methodologies to respond to known and unknown threats, right? तो फिर हमने काउंटर इंटेलिजेंस परफॉर्म करने के व्हाट इफ अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, बैकअप प्लान्स रेडी करने हैं। और फिर हम समटाइम पर्पल टीमिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे रेड टीमिंग है कि हम अटैक करते हैं, ब्लू टीमिंग है कि हम डिफेंड करते हैं। अगर मैं लाल और नीले रंग को मिला दूं तो कौन सा रंग बनेगा? पर्पल। फिर हम पर्पल टीमिंग परफॉर्म करते हैं। पर्पल टीम जो होती हैं वो कॉम्बिनेशंस होती हैं रेड और ब्लू का। लेट्स से मैं कहता हूं कि तैयब और एमन ये रेड टीमर्स हैं जो अटैक परफॉर्म करते हैं, निशा और निमरा ब्लू टीमर्स हैं जो डिफेंड करते हैं। मीनवाइल इकरा और सादिया पर्पल टीमर्स हैं। अब पर्पल टीमर्स का मतलब है कि ये अटैक भी करना जानते हैं और डिफेंड भी करना जानते हैं। और हम समटाइम क्या करेंगे कि हम खुद ही अटैक परफॉर्म करेंगे, राइट? अटैक परफॉर्म करेंगे और देन हम देखेंगे कि निमरा और निशा जो है वो किस तरह से इस चीज को डिफेंड कर पा रही है। लाइक हम अपनी ही रिसोर्स की कैपेसिटी को चेक करेंगे। तो पर्पल टीमिंग भी इज गोइंग टू बी कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर कर दिया है, और देन हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी ब्लू टीमिंग, हमारी जो डिफेंसिव की टीम्स हैं वो प्रॉपर्ली अपनी पोजीशंस पे काम कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं नेटवर्क को, चीजों को, जो भी ऑपरेशन है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के। हम उन्हें कहते हैं कि हम नेक्स्ट 3 days के अंदर किसी भी रैंडम टाइम के ऊपर आपके ऊपर अटैक करेंगे, एंड वी वांट टू सी कि आपकी क्या कैपेसिटीज हैं, क्या आपकी टेक्निकल क्रेडिबिलिटीज हैं, किस तरह से आप हमें डिफेंड करते हैं।
तो अब ये चीजें पर्पल टीमिंग के अंदर आती हैं। अब इकरा और सादिया इस चीज को परफॉर्म करेंगी कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर मैलवेयर्स को रन कर देंगी या वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर देंगी इन ऑर्डर टू सी कि हमारी डिफेंसिव टीम्स किस तरह से जो इसको वो करती हैं। तो पर्पल टीमिंग, रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग दोनों की कॉम्बिनेशंस के साथ परफॉर्म की जाती है इन ऑर्डर टू सी कि हमारी टीमों की क्रेडिबिलिटीज क्या है और वो कितना प्रॉपर्ली परफॉर्म करती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, we have discussed some of the verticals in cyber security, और then rest of the things are on to you. आपके जो questions हैं, और because I was not much familiar whatever the technology stack you have been working on, what is your technical credibilities, और फिर आपके जो questions हैं, if you wanted to pursue your career or whatever the things are going to be, so we can have now. So that's all from my side, and thank you. Yeah. जी उमर साहब, ये तो ऐसे ही था जैसे जंगें होती हैं ना, तो उसमें आर्मीज होती हैं और वो अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और चीजें, आपको तो इल्म नहीं होता लेकिन आप उनसे सीखते हैं, लर्न करते हैं। और एक ये हमने ऐसे ही किया, जैसे मेरा ख्याल है आर्मी का डिफेंस सिस्टम था और वो आपने बड़ी आम एग्जांपल्स के साथ जो है हमारे सामने रखा। मैं समझता हूँ, हालांकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन अब जिंदगी में मुझे कभी भी कोई पूछेगा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, मैं बड़ी आसानी से उसको बता सकता हूँ और उसे समझा सकता हूँ कि ये होता क्या है और ये सारी चीजें मतलब इसमें क्या क्या वे होते हैं जिन पे हमने काम करना है, या क्या क्या वे हो सकते हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। तो बहुत आसान अल्फाज में आपने चीजें रखी। बस मैं सबसे पहले मैं ही 2-3 सवाल आपके सामने रखता हूँ। अब ये सारा जो प्रोसेस आपने हमें बताया, इसमें एक सेफ्टी है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, पर्सनल जो गैजेट्स आती हैं, चीजें आती हैं, और फिर एक कंपनी के लेवल पे आ जाता है, और एक फिर नेशनल वाइज, जैसे आपने कहा कि उसमें बेसिक क्या चीजें हैं जो हम अपने गैजेट से स्टार्ट करें, किन किन चीजों को मद्देनजर रखें, और फिर इसी तरह कंपनी के लेवल पे आ जाएं, और फिर इसी तरह जो नेशनल लेवल पे चीजें की जाती हैं, थोड़ा सा समझा भी दीजिएगा, और हम किस लेवल पे खड़े हैं नेशनल वाइज अगर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए। अच्छा, before I should be responding to your question, after this session, अगर कभी भी आपका कोई क्यूरीज हो, किसी तरह की भी आपको कोई guidance or whatever you are looking for, so you can I will be inshallah I will be in connect with you guys, or you can connect me over the LinkedIn as well, so we can stay in touch in case if there's anything is going to be right. So let me stop sharing my screen. Yeah, okay. तो अच्छा, पर्सनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बात की कि पर्सनल कंसर्न्स इज समथिंग कि अब मैं एक आइडेंटिटी हूँ, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी जो भी डाटा है मेरा, उसको कैसे मैंने सिक्योर करना है। उससे सबसे पहले आ जाती है हमारी सोशल प्रोफाइल्स। हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब चैनल्स हैं। एक बात हमेशा याद रख लें, कभी भी फेसबुक हैक नहीं होता, या इंस्टाग्राम हैक नहीं होता, या यूट्यूब हैक नहीं होता। दीज आर द $1 billion इंडस्ट्रीज। तो आपके ख्याल से क्या एक बैठा शख्स जो कहता है कि मैं फेसबुक हैक कर लेता हूँ, तो फेसबुक उसको उठा के ले ना जाए? या अगर कोई उसने ऐसी वल्नरेबिलिटी की, फेसबुक हैक करने के लिए का क्या मतलब है कि हम facebook.com जो वेब एप्लीकेशन एक रन हो रही है, दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, तो उसको हैक कर रहे हैं। हैक कैसे कर रहे हैं? क्या चाहिए होता है हैक करने के लिए? वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना होता है। तो फेसबुक कभी हैक नहीं होता। वल्नरेबिलिटीज फेसबुक में मिलती हैं, लेकिन इवेंचुअली वो सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं जो फेसबुक को रिपोर्ट करते हैं। फेसबुक उन्हें जो है वो $1000 पे करता है एज अ बग बाउंटी। वो बग फाइंड करते हैं, बाउंटी मिलती है, राइट। तो जो कि कहता है कि मैं फेसबुक हैक कर लेता हूं, तो वो झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, अब क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोगों के यूट्यूब चैनल कैसे हैक हो जाते हैं, या उनके जो फेसबुक के पेजेस होते हैं वो कल को तो ठीक चल रहे थे, एकदम से उसके ऊपर किसी जो है वो डिफरेंट तरह की पोस्टिंग होना शुरू हो गई है, तो वो फिर
हम तो उसको नॉर्मल टर्म में हैक ही कहते हैं ना। होता क्या है कि आपकी हमेशा डिवाइस कंप्रोमाइज होती है। व्हेन आई से डिवाइस कंप्रोमाइज होती है, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका हमेशा पासवर्ड जो है वो लीक होता है वीक पासवर्ड की वजह से। एग्जैक्टली, आई थिंक समवन सेड इन द निम्रा एज सेड, वीक पासवर्ड की वजह से, वीक जो है वो प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपका हमेशा पासवर्ड लीक होता है। आपकी समहाउ कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई काम आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से जो अटैकर को एक प्रिविलेज मिलता है कि वो आपके यूट्यूब चैनल को कंट्रोल कर लेता है, उसका रिकवरी ईमेल एड्रेस चेंज करता है, उसका पासवर्ड चेंज कर लेता है, एंड देन यू से कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें अपनी सोशल प्रोफाइल्स को कैसे सिक्योर करना है। अब सोशल प्रोफाइल्स के अंदर पहली बात तो यह है कि कभी भी अपने ब्राउजर में पासवर्ड सेव ना करें। आपके क्या ब्राउजर जो आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्या इसके अंदर पासवर्ड सेव है आपके? एनीवन? कभी भी अपने ब्राउजर में पासवर्ड सेव ना करें। इनफैक्ट कोई पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करें, जैसे लास्ट पास एक पासवर्ड मैनेजर है, वन पास एक पासवर्ड मैनेजर है। हाँ, तो अगर सेव है ना, तो एक चीज होती है रबर डक्की। रबर डक्की रबर डक्की क्या होती है कि एक मिलिशियस यूएसपी होती है। तो अब मलिक अवैस साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके ऑफिस में इनको विजिट करता हूँ, बातें करते करते मैंने, यू नेवर नो, कि मैंने एक छोटी सी यूएसपी अपने हाथ में यहाँ पे रखी हुई है। बातें करते करते मैंने यूएसपी इनके लैपटॉप में इंसर्ट कर दी, इनको पता नहीं चला। वो रबर डक्की क्या करती है कि इंसर्ट होते ही ऑटो रन का फंक्शन कॉल करती है, और जितनी भी जो कुछ डाटा होता है उस कंप्यूटर के अंदर वो डंप करके फाइल में सेव कर लेती है, और विद इन फ्यू सेकंड्स और मैं फोन रिमूव कर लेता हूँ। दिस कुड बी हैपन। तो इस तरह के केसेस के अंदर आपके जो ब्राउजर में सेव्ड पासवर्ड हैं वो लीक होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, राइट? रबर डक्कीज हो सकती हैं। फिर आप अगर अपनी सोशल प्रोफाइल्स हैं तो उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें। मेक श्योर कि आप ऑथेंटिकेटर्स का इस्तेमाल करें। ऑथेंटिकेटर्स का मैंने से इस्तेमाल करें। आप अगर ओटीपी आता है आपके सिम पे आता है, या SSL7 अटैक परफॉर्म होते हैं जो इवेंचुअली हमारे दूसरे नेटवर्क्स पे परफॉर्म होते हैं, या अगर वो नहीं भी, अगर हम कहते हैं टेलकोस पे वो चीजें ठीक है, प्रॉपरली एड्रेस्ड हैं, उसकी नहीं भी बात करते, तो क्या आप आपकी जो सिम है वो कोई निकलवा सकता है, ओटीपीज लीक आउट हो किए जा सकते हैं, राइट? इसी तरह से फिर लेट्स से अभी मेरी स्क्रीन शेयर थी आपके साथ, राइट? और मैंने एक सिंगल स्क्रीन शेयर की थी। अगर मैंने अपनी पूरी कंप्लीट स्क्रीन शेयर की होती और मेरे इस ईमेल, मेरा लॉगिन है, मेरा पर्सनल ईमेल इस लैपटॉप के अंदर लॉगिन है, आप में से कोई बंदा मुझे अगर टारगेट कर रहा है तो वो मेरी रिकवरी एड्रेस जो मेरा ईमेल है उसको रिकवरी में डाल के और फॉरगेट पासवर्ड करता, और ओटीपी कहाँ पे आना था? ईमेल पे। और वो स्क्रीन शेयर थी, और वो अगर वो पॉपअप होता तो ओटीपी क्या वो इंसान को नहीं मिल सकता था? मिल सकता था ना? यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो ओटीपीज लीक किए जा सकते हैं, इसलिए बजाय इसके कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें, इसको हम 2FA भी कहते हैं, उसमें अगर आपका पासवर्ड भी अगर लीक हो चुका है, लेकिन जब तक आपका ओटीपी उस इंसान के पास नहीं जाएगा, वो दैट पर्सन वुड बी अनएबल टू compromise you or unable to hack your social profile, one thing. दूसरी बात यह है कि फिर आप गूगल ऑथेंटिकेटर्स होते हैं, जैसे ओथी है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑथेंटिकेटर्स है, ऑथेंटिकेटर्स का इस्तेमाल करें। उसका ये रीजन ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप कभी इस मुल्क में हैं, कभी अगले मुल्क में हैं, तो सिम आपकी, लेट से पाकिस्तान सिम जो है पाकिस्तान में तो काम कर रही है, और रोमिंग कुछ कंट्रीज में काम करती है, कुछ कंट्रीज में काम नहीं करती, तो ओटीपी अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आप नहीं ले सकते अगर अनटिल अनलेस के उस कंट्री के अंदर आपकी सिम नहीं चल रही। इसलिए ऑथेंटिकेटर्स का इस्तेमाल करें ताकि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करके रखें। और फिर एक और चीज है कि ऐसा होगा, आप में से बहुत से लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे कि आप बहुत सी प्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं,
आपके पास जीमेल है, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर है, आपके पास स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, बहुत से लोगों के सेम पासवर्ड होंगे, एक ही पासवर्ड सबके लिए। दिस इज समथिंग यू नेवर एवर हैव टू डू, क्योंकि जहां से एक पासवर्ड भी आपका लीक हुआ तो that person is going to use that password in order to log in onto some of your accounts। और आप में से बहुत से ऐसे लोग इस वक्त होंगे जिन्होंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट नहीं की हुई। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी और उनका जो जब मैंने आई एक्सप्लोरेटेड सम ऑफ द वल्नरेबिलिटीज, तो वो एक ई-कॉमर्स बेस्ड कंपनी थी और उसकी जब पासवर्ड, क्योंकि अगर आप में से किसी का डेवलपिंग का एक्सपीरियंस है तो यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज मी कि जो पासवर्ड हम सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर वो कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं होते, वो हमेशा हैश्ड होते हैं। तो जब मैंने उसका उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करके डाटा को डंप किया तो आई फाउंड दैट कि उसमें पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में पड़े हुए थे, ईमेल और पासवर्ड पड़े हुए थे। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं अपनी, लेट्स से गाड़ी के लिए कुछ क्लीनिंग किट ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक छोटी सी ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, वो कहती है पहले अकाउंट बनाओ, तो आप अपना वही ईमेल अकाउंट जो आपका हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, वही ईमेल अकाउंट आप उठा के वहां पे एंटर करते हैं और उसी तरह का सेम पासवर्ड जो आपके इंस्टा का है, स्नैपचैट का है, वही वहां पे डाल लेते हैं। लेट्स से वो एक जो चंद हजार में एक जो बंदा ऑपरेट कर रहा है, क्लीनिंग किट बेच रहा है गाड़ियों के लिए, तो वो वेबसाइट जब कल को कंप्रोमाइज होती है तो आपका पासवर्ड वहां से लीक हो सकता है। पासवर्ड रीयूज नहीं करना आपने, पासवर्ड वहां से लीक हो सकता है। और अगर उसने आपकी वही ईमेल यूट्यूब पे डाली और वही पासवर्ड यूट्यूब पे डाला, उसने आपके चैनल में लॉगिन कर लिया, और फिर यू वुड बी मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने तो किसी को पासवर्ड बताया नहीं था, मेरा पासवर्ड कैसे कंप्रोमाइज हुआ, राइट? इस तरह से पासवर्ड कंप्रोमाइज होते हैं। फिर सेम गोज फॉर कि हमेशा मेक इट अ प्रैक्टिस कि हर जो किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट्सएप कैसे हैक होता है, इस पर बात करते हैं। लेट मी क्लियर द थिंग्स आई एम हैविंग इन माय माइंड। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें और साथ साथ ये है कि आप मल्टीपल ईमेल्स रखें। एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 ईमेल्स होने चाहिए। एक ऐसा ईमेल हो जो आपका टॉप सेंसिटिव हो, सीक्रेट हो, जिसके ऊपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी ड्राइव है, आपकी सारी फोटोज है, डाटा है, वो सारा सिंक्ड है। सेकंड ईमेल के ऊपर आप जो बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईमेल्स रखें सेकेंडली। थर्ड ईमेल वो हर जगह जहां पे इसे ईमेल चाहिए होता है और आपने प्रोवाइड करना होता है। इस तरह से आप सेग्रीगेशंस करें और हर ईमेल और हर प्रोफाइल के लिए आपका सेपरेट पासवर्ड होना चाहिए। अब आप इसमें कहेंगे कि अगर मेरी 10 प्रोफाइल्स हैं, मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, तो मैं इतने पासवर्ड कैसे याद रखूंगा? तो आप एक पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड बनाएं और देन फेसबुक है ना, तो फेसबुक का फेस के पर जो फेस है ना, लाइक पहले 4 वर्ड है, वो किस तरह से उस पासवर्ड में डाल दें ताकि पासवर्ड भी डिफरेंट रहे और हर डोमेन के लिए पासवर्ड चेंज भी होता है। वन थिंग। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको हमेशा नहीं करनी वो ये है कि कभी भी अपने क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने। आप देखते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूं और इसका सॉफ्टवेयर जो है एक्सपेंसिव है, आई एम अनएबल टू अफोर्ड दैट, और मैंने देखा कि एक इंसान ने क्रैक बना के नेट पे डाला हुआ है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से जो बंदा है, अब क्रैक कैसे बनते हैं? एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं। उसको रिवर्स इंजीनियर करने का मतलब है कि हम उसके जो उसके फंक्शंस थे, जो फीचर्स थे, आई एम बिलीविंग कि आपको कोडिंग का और डेवलपिंग का अंदाजा है, तो सो आई एम टॉकिंग इन दैट वे कि हम उसको जब रिवर्स इंजीनियर करेंगे एक एप्लीकेशन को, तो उसके अंदर जो वो फीचर, जो लाइंस ऑफ कोड, जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल थे आपको फीचर्स ना इस्तेमाल करने के और कहते हैं कि जी पैसे पे करें फिर आप फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन फीचर्स को डिसेबल करते हैं। यूजुअली एक स्पेसिफिक नीश होती है लोगों की, ब्लैक हैट हैकर्स की, जो इस तरह क्रैक्स बनाते हैं। वो क्रैक्स तो बनाते हैं लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना भी कुछ वो कंटेंट ऐड कर देते हैं, मिलिशियस लाइन ऑफ कोड ऐड कर देते हैं, उसको पैक करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है, काम भी ठीक करता है, मेरा काम तो चल रहा है, तो डू यू थिंक कि वो शख्स जिसने आपके लिए सारी रिवर्स इंजीनियरिंग की है, एक पूरे सॉफ्टवेयर को क्रैक बना के उसने लोगों को फ्री में सोशल वर्क के तौर पे लोगों को फ्री में बांट दिया है, तो उससे खुद क्या फायदा होगा?
उसने एक तो चीज भी खुद इसको जो है वो गलत की है, इलीगल चीज है ना, लाइक आप क्रैक कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर का, तो उसको क्या फायदा हुआ? उसको फायदा ये हुआ कि जब आप वो क्रैक इंस्टॉल करेंगे, आप वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो बैकडोर क्रिएट कर देगा आपके सिस्टम में। तो आप तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं खुशी से, लेकिन उसको आपकी सारी एक्सेस है, तो क्रैक सॉफ्टवेयर कभी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब मोबाइल में ये चीज निस्बतन कम है, साइड लोडिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है, स्पेशली एप्पल डिवाइसेस हैं दैट आर स्लाइटली मोर वी कैन से सिक्योर देन द एंड्रॉइड एंड विंडोज। So if you can go for the Apple ones, you should go, लेकिन उसके अंदर भी फिर certain तरह की precautions है जो आपने हमेशा लेनी होती हैं, right? तो पहली बात यह है कि फेसबुक कभी हैक नहीं होता, यूट्यूब हैक नहीं होता, हमेशा आपके पासवर्ड लीक होते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें, क्रैक सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल नहीं करना, अपने पासवर्ड कभी ब्राउजर में सेव नहीं करने, हमेशा पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ आई एम जस्ट स्किप एक वो पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था। ओके, तो ये कुछ चंद चीजें हैं जिनका आप ख्याल करके तो आप अपने आप को यू कैन इंश्योर कि आप सिक्योर हैं और थोड़ी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं।